हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकती है और लाइव हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। उस पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ साइंस का पार्ट फिजिक्स, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 है आपका, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, और वो है मोशन। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज मोशन। मोशन है क्या? Motion of an object, sorry, or an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time. अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स अगर ध्यान दें तो मेरे पास कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है मेरे पास इट्स पोजिशन। पहला कीवर्ड है मेरे पास पोजिशन, सेकेंड कीवर्ड है मेरे पास passage of time, एंड थर्ड कीवर्ड है origin। एंड विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि कंपेयर करना चाह रहे हैं हम, राइट? सो an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of time with respect to the origin। अब अगर सपोज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, और इस ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ क्या, ये मैं देखना चाहता हूं। तो फर्स्ट थिंग मुझे ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे ओरिजिन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? ओरिजिन। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट लाइन डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप स्टार्ट लाइन डिसाइड नहीं करोगे, स्टार्टिंग लाइन डिसाइड नहीं करोगे, तो आप रन कहाँ से करेंगे, राइट? तो मान लिए हम लोगों ने, ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन या स्टार्ट पॉइंट को मैंने दे दिया ओ। अब स्टार्टिंग में जब मैंने अपने कैलकुलेशन शुरू नहीं किया है, तब मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां तक का पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का है, और इसको मेजर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो पोजीशन है, ये टोटल इसका लेंथ है 5 मीटर। आफ्टर 10 सेकेंड ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू करता है। जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो देन आफ्टर 10 सेकेंड ऑब्जेक्ट ए जो है वो यहाँ पे पहुंच गया। मान लेते हैं पोजीशन बी पे पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट का, इस ए को पोजीशन ए कह देते हैं और इसको पोजीशन बी कह देते हैं, राइट? सो अब मैं टोटल यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करता हूं बी का। एंड मान लेते हैं ये है मेरे पास टोटल 15 मीटर। सो क्योंकि बिकॉज टाइम के पास होने के बाद, टाइम के बीतने के बाद, आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के बाद, पास होने के बाद, जो ऑब्जेक्ट था उसने अपना पोजीशन चेंज किया। पहले वो था 0 से 5 मीटर पे, अब है वो 0 से या ओरिजिन से 15 मीटर पे। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ए पे प्रेजेंट था उसमें मोशन हुआ, क्योंकि उसने अपना पोजीशन चेंज किया। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। सो इसका फर्स्ट पॉइंट, ये जो की पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें यही बोला गया है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई, सबसे पहला काम मुझे करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। और रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से आप, जिससे आप कंपेयर करोगे। जैसे अगर आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो आप किस पे करते हो? 100 से करते हो ना, तो 100 को डिसाइड करना पड़ेगा एज अ रेफरेंस या बेस। तो एक ओरिजिन लेना जरूरी है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, सबसे सिंपल टाइप का मोशन जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो क्या है? वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर एक एंट, चींटी भी मूव कर रही है, अगर वो सीधे मूव कर रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन मूव करे, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मींस लीनियर मोशन, राइट? ये हो गया। देन आगे बढ़ते हैं
क्या होगा अगर व्हाट इफ मैं ओरिजिन सेलेक्ट ना करूं, मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे जो रेफरेंस पॉइंट सही लगे, जब लेना सही लगे मैं वो ले लूं, तो क्या होगा? अगेन यही इसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करते हैं यहां से, पॉइंट ए से शुरू करते हैं मूव करना, और 10 सेकेंड के बाद वो पहुंच जाता है पॉइंट बी पे। सेम यहाँ से भी एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है सी से, और वो 10 सेकेंड के बाद पहुंच जाता है डी पे। हाँ, ये ज़रूर मान रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्पीड सेम है। अभी स्पीड क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ए पे जो ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव करके पहुंचेगा बी पे, और क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन सेलेक्ट नहीं किया है ए के लिए अभी, और सी पे जो ऑब्जेक्ट है वो आफ्टर 10 सेकेंड पहुंच जाएगा डी पे। नाउ ए पे जो ऑब्जेक्ट था और सी पे जो ऑब्जेक्ट था, दोनों ने एक दूसरे को, जब वो मूव करना शुरू किए थे तो उन्होंने एक दूसरे को देखा कैजुअली कि हाँ, मेरे जस्ट साइड में एक और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद दोनों मूव करते गए और दोनों एक दूसरे की तरफ, बिल्कुल उनको पता नहीं है कि वो साथ साथ मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो मूवमेंट उनका खत्म हुआ, जैसे ही वो मूव जो कर रहे थे, ए पे जो ऑब्जेक्ट था वो बी पे आया, सी पे जो ऑब्जेक्ट था वो डी पे आ गया। उसके बाद जैसे ही उनका मूवमेंट खत्म होता है, मोशन खत्म होता है, अब अगर बी पे जो ऑब्जेक्ट है वो अगेन देखता है डी पे जो ऑब्जेक्ट आ गया उस पे, जो वही ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अब फिर अगेन एक दूसरे को देखते हैं। तो क्योंकि ओरिजिन सेलेक्टेड नहीं था और आसपास के ऑल अराउंड यहाँ पे क्या बेस, क्या रेफरेंस है, ये ए ने सेलेक्ट नहीं किया है, ए पे जो ऑब्जेक्ट है उसने, और सी पे जो है उसने भी नहीं सेलेक्ट किया है। सो क्या होगा कि आफ्टर 10 सेकेंड बी को ये लगेगा कि यार, मेरे स्टार्टिंग में जब मैं मूव करना शुरू किया था तो मेरे जस्ट साइड में तो डी पे जो ऑब्जेक्ट है वही था। एक काम करते हैं, हम ए बी सी डी को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसको ऑब्जेक्ट ए कह रहे हैं, जब ये मूव करके आ जाएगा तो इसको कह देते हैं ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए जब ऑब्जेक्ट बी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट डी बन जाएगा, तो उन दोनों को ये लगेगा कि यार, हम तो पहले भी उसी पोजीशन पे थे जहां अभी है। इसका मतलब क्या, हम दोनों ने मूव ही नहीं किया। जबकि एक्चुअली में आप देखो तो दोनों मूव तो किए हैं, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर बी सी को डी को देखता है और डी बी को देखता है, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये लग रहा है कि नहीं, हम तो पहले भी यहीं थे, एक जस्ट साइड बाय साइड, अभी भी वही है। एंड दैट इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। किसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल रहा है दोनों को? अबाउट मोशन के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना चाहिए ओरिजिन, एंड देन ओरिजिन के रिस्पेक्ट। अगर अब क्या होता, अगर ये दोनों ने ओरिजिन सेलेक्ट किया होता, किसको, इसको ओरिजिन सेलेक्ट किया होता यहाँ पे, तो ओरिजिन से मान लेते हैं यहां तक इनिशियल पोजीशन था ए का भी और इनिशियल पोजीशन था सी का भी, दोनों का यहाँ से। तो आफ्टर 10 सेकेंड यहां से इस ओरिजिन के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ मूव करता कौन? फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी मूव करता यहां तक और सेकेंड भी मूव करता यहीं तक। तो दोनों के पास जो इंफॉर्मेशन होती वो ये होती कि हमारा पोजीशन चेंज हुआ है, और क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है विद द पासेज ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो मूव किए हैं। ओके, तो ये इसके सारे नोट्स जितने भी ये लिखे हुए हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, और नोट से ही पढ़ना है आपको। ओके, ये था मोशन का क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए कोई भी आपके पास, अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, है ना, फिजिकली मेजर कर सकते हो, तो आप उसको कहेंगे क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप, जो बेसिक टाइप्स हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, आपने पॉलिथीन में अगर शुगर लिया तो शुगर कितना लिया है
ये आप मेजर कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। और फिजिकली कैसे मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो, आप फिजिकली करोगे है ना, हाथ से छू के एंड रख के, तो इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हैं, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे हो जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। बट ये क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज अगर सारे इनको हम कह दे रहे हैं तो फिर ये कैटेगराइज क्यों हो गए, टू टाइप्स क्यों कहा जा रहा है। अब वो टू टाइप्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका अगर आप सिर्फ बता दो मैग्नीट्यूड, सिर्फ बता दो मैग्नीट्यूड, तो उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, मतलब उनको उससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर, तो 5 kg ऑफ शुगर, अब ये मैग्नीट्यूड जो मैंने लिखा है, ये मैग्नीट्यूड ये है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट, ये वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैंने 5 kg ऑफ शुगर बोला, मतलब क्लियर है कि हाँ शुगर की जो क्वांटिटी पॉलिथीन में जो मैं लेके आया हूँ मार्केट से वो 5 kg है। बट अगर सपोज मेरे पास मैं लूँ वेलोसिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी है क्या, अभी यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पिक कर रहा हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का है 5 मीटर पर सेकेंड, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है। क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या चाहिए, डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को ग्रुप किया गया है एज वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे मुझे यहाँ बताना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड का डायरेक्शन क्या, मैं वो बता सकता हूँ, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, अलोंग साउथ डायरेक्शन, ये भी चल जाएगा क्योंकि नॉर्थ और साउथ भी आप ऐसे बनाते हो और वैसे ही आप बनाते हो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, राइट, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। So those physical quantities which require both magnitude and direction to express them are called vector quantities. Example, displacement, velocity, force, बिल्कुल इसको रिमेंबर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेफिनेशन भी पूछा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज, सो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, those physical quantities which only require magnitude to express them and not direction are called scalar quantities. Okay, तो स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम। देन नेक्स्ट, अब ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे टर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने में। तो एक टर्म पढ़ रहे हैं डिस्टेंस, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, स्पीड और देखा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस। और उसके बाद आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो है ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है और दोनों एक्चुअल है क्या, एक्चुअली में है क्या। तो उसके लिए एक देखते हैं एग्जांपल। सपोज मैंने ले लिया
पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है। सी, सबसे पहली चीज ये याद रखनी है ये समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, मींस नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, displacement is a vector quantity, means direction is must, direction is required. okay, so a b की तरफ मूव करना चाहता है, मान लेते हैं a ने ये रास्ता चुना, ये पाथ चुना, और a ने ये पाथ चुना पहले और फिर दूसरा पाथ ये चुना। तो अगर मैं इस पॉइंट तक जाऊं, पहले यहां तक सी तक जाऊं, तो आप देख रहे हो ए से सी तक जाने में एक डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सी से इस सी डैश तक मान लेते हैं जाने में डायरेक्शन चेंज हो गया है, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली डायरेक्शन चेंज होते होते फाइनली ए टू बी पहुंच गए। ऐसे ही एक और पाथ यहां से बना सकते हैं, और एक पाथ जो है वो स्ट्रेट है। ये तीनों पाथ जो ए से बी तक जाने में मैं फॉलो करना चाहता हूं, इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है? क्या सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पाथ, सबसे कम डिस्टेंस वाला, सबसे कम लेंथ वाला पाथ कौन सा होगा? अगर मैं ऊपर यहां से जाऊं फर्स्ट वाले पाथ से, तो ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, नीचे वाला भी थोड़ा लंबा है। सबसे शॉर्टेस्ट होगा जो स्ट्रेट पाथ है, जो स्ट्रेट लेंथ है ए और बी के बीच का स्ट्रेट पाथ, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो यही याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन या डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज होता है शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट, सबसे कम डिस्टेंस। अब सबसे कम डिस्टेंस अगर मैं फॉलो करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं चाहता हूं, मैं कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करूं, क्या एक से ज्यादा भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है? मतलब अगर मैं जस्ट इसके नीचे से जाऊं, बिल्कुल जस्ट साइड से, तो क्या ये जो पाथ होगा ये भी शॉर्टेस्ट होगा? सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक ही बार आप, या तो आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करोगे, आप अगर सेम डायरेक्शन सेम पाथ पे अगेन मूव करते हो, देन यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगेन। दैट मीन्स अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहता हूं ए टू बी, सो आई हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस, डायरेक्शन। मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना भी पड़ेगा, क्योंकि दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मीन्स मुझे स्ट्रेट जाना पड़ेगा, तभी ए से बी तक मैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करूंगा, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करूंगा। इट मीन्स, अच्छा, एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड फाइनल पॉइंट। तो आप ये दोनों को अगर कनेक्ट कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्लियर है। सो अगेन स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, पहले डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस, इजी है। द shortest distance between initial and final position of an object is called displacement। तो shortest distance क्या था? स्ट्रेट पाथ था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब क्या होगा, ये लेंथ जब आप मेजर करोगे, मान लेते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो आया 10 मीटर। अब अगर आप ये 10 मीटर किसी को बताओगे कि ए से बी तक जाने में मुझे 10 मीटर लग रहे हैं, राइट, और आप कहोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप उसको नहीं बता रहे हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है,
तो ये तो नहीं जरूरी है ना कि वो पहले बार में ही सोचेगा कि A to B सीधे जाना है मुझे। वो तो कहीं से भी सोच सकता है कि मैं यहाँ से भी चला जाऊँ, कहीं से भी चला जाऊँ। जब तक आप या तो ये मेंशन नहीं करोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है, या तो ये नहीं एक्सप्लेन करोगे कि सीधे जाना है। इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट अगर बोल रहे हो तो वो समझ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट आप बताना चाह रहे हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, और वेक्टर मतलब डायरेक्शन। या तो फिर आप ये बताओगे कि 10 मीटर स्ट्रेट, और 10 मीटर जैसे ही आप स्ट्रेट कहोगे, स्ट्रेट का मतलब आप क्या बता रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हो। सो ये कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वैल्यू तो बतानी पड़ेगी कि कितना लेंथ है ए और बी के बीच का गैप कितना है, और साथ में बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी। और जब तक आप डायरेक्शन नहीं पिक करोगे तब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल नहीं है। सी ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ एक ही पॉसिबल है, सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकते। अलग अलग बहुत सारे शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं हो सकते। जैसे कि ये अभी अगर हम लोगों ने ये 2 और बनाया था नीचे ना, इसको एक बार देखते हैं और समझते हैं डिस्टेंस को। अगर मैं A to B मूव करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहां से गया, ये मुझे लग गया 15 मीटर। ऊपर वाला ये जो पाथ है यहां से मुझे लग रहा है 20 मीटर। तो पाथ तो ये भी पॉसिबल है, और ये लग गया सपोज 12 मीटर। पाथ तो ये तीनों भी पॉसिबल है, बट ये जो मेरा ब्लू कलर वाली जो मेरी पाथ है वो 10 मीटर शॉर्टेस्ट है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इफ, क्या होता अगर ए और बी के बीच में ये स्ट्रेट लाइन का पाथ पॉसिबल नहीं है, ये रास्ता नहीं है मानते हैं, उस केस में शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? उस केस में शॉर्टेस्ट होगा 12 मीटर। ये 10 मीटर पॉसिबल नहीं है, ये रास्ता है ही नहीं। तो उस केस में जो ऊपर वाला पाथ है 12 मीटर वाला, वो हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फिर ये स्ट्रेट नहीं है तो कैसे इसको बोल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज अब 12 मीटर मुझे कवर करने के लिए, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए, अब मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिर से फॉलो करना पड़ेगा, जो कि कौन सा होगा, इस 12 मीटर वाले पाथ का होगा। इसका मतलब अगेन डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक डायरेक्शन पिक करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैं वैल्यू तो बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो बता रहा हूँ, बट साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है, तभी वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा। सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, आपके पास जितने भी पाथ पॉसिबल है, जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं आपके पास जाने के लिए प्रेजेंट है, उनमें से आप जो पिक करना चाहोगे उसका लेंथ जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। सो यहाँ जितना भी मैंने लिखा था, जैसे ऊपर लिखा है 20 मीटर, इसको हम कह देते हैं, नीचे वाले को हम लोगों ने बोला था 15 मीटर। तो डिस्टेंस 20 मीटर भी हो सकता है, डिस्टेंस 15 मीटर भी हो सकता है। एक पर्सन जो है वो इस पाथ से होकर जाना चाहता है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी, दैट विल बी 20 मीटर। जो पर्सन ए टू बी इस नीचे वाले पाथ से जाना चाहता है, उसके लिए डिस्टेंस होगा 15 मीटर। एंड देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वी आर ओनली डीलिंग और एक्सप्लेनिंग द वैल्यू और मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ दोनों के ऐसा यूनिट्स, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए लेंथ वर्ड यूज किया है, राइट? यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने आप में लेंथ ही है बिटवीन टू पॉइंट्स। सो शॉर्टेस्ट लेंथ दोनों में यूज हुआ है, तो और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मेजर करने के लिए मीटर, तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अगर मुझे ये अभी इसके पहले जो हम लोगों ने जितनी भी बातें की वो था थ्योरेटिकली, कि थ्योरेटिकली हम कैसे समझ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अभी ये देखते हैं कि जब अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो कैसे डील करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो सबसे पहला चीज जो मुझे सोचना है, डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट को लेके, वो सोचना एक नंबर लाइन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सो नंबर लाइन में ऑब्वियसली एक ओरिजिन है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओरिजिन सेलेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि आप ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो ये मोशन को बताने के लिए ही कर रहे हो, राइट। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे ओरिजिन। तो ओरिजिन सेलेक्ट होगा जैसे नंबर लाइन का ओरिजिन होता है, दैट इज 0। नाउ सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस कैसे लूं मैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि हमेशा नंबर लाइन का राइट साइड का जो पोर्शन है वो यूज होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन का जो राइट साइड होता है वो हमेशा बताता है पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा किसको बताता है? पॉजिटिव वैल्यू को। मींस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये वैसे ही हुआ जैसे आप कभी ये नहीं बोल सकते कि कोई किसी का मास -2 kg नहीं हो सकता, राइट। या किसी को आप रुपए -2 रुपीज नहीं दे सकते, जस्ट लाइक दैट कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, एक पॉइंट एसोसिएटेड है कि वेक्टर क्वांटिटीज, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं, पॉसिबल है। सो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अगर पॉसिबल है, बिकॉज वेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, इसीलिए हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे समझने का ट्राई कर रहे हैं? नंबर लाइन से। बिकॉज नंबर लाइन में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों वैल्यूज प्रेजेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेते हैं सपोज, अच्छा एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, राइट, कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो अब यहां से कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट मींस डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्या जरूरत है? डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये सपोज ये है पर्सन नंबर ए, पर्सन ए, इसे मूव करना है यहां से ओरिजिन से। इसने पिक किया डायरेक्शन राइट साइड का। ये है पर्सन बी, इसने भी डायरेक्शन पिक किया राइट साइड का। पर्सन ए का डायरेक्शन राइट साइड है, पर्सन बी का डायरेक्शन राइट साइड है। क्या इसका मतलब कि अगर अब पर्सन ए और बी वापस इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है पहले वाले डायरेक्शन का, राइट? ओके, सो मैं क्या कह रहा था कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पिक कर लिया है, किसने? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ए ने पिक किया है और बी ने पिक किया है, इसका मतलब ये है कि अगर अब वो डायरेक्शन चेंज होगा, अगर अब वो डायरेक्शन चेंज वो दोनों करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क, मैं अगर मैं किसी पर्सन को बताना चाहता हूँ जिसको वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार 3 मीटर ये पर्सन एक बार मूव किया, और मेरे दिमाग में जब मैं पहली बार 3 मीटर कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ राइट साइड, ये मैं समझ रहा हूँ, उसको मैंने नहीं बताया। एंड देन मैं कहता हूँ कि अब वो पर्सन 4 मीटर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, और मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं लेफ्ट और राइट की बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ एक बार किया 3 मीटर, एक बार किया 4 मीटर। अब उस पर्सन को या तो मैं लेफ्ट और राइट बताऊं तब उसको क्लियर हो सकता है, और या तो लेफ्ट, अब क्या होगा ना, लेफ्ट और राइट जब मैं बताना चाह रहा हूँ तो हो सकता है उस पर्सन को पहले ही क्लियर ना हो कि भाई उसका लेफ्ट है या मेरा लेफ्ट है। सो उससे बेटर ये होगा कि मैं एक ऐसा तरीका लूं जो दोनों के लिए कॉमन हो, और दोनों के लिए कॉमन तरीका हो सकता है कि मैं नंबर लाइन बना लूं, और नंबर लाइन में बहुत क्लियर है कि सभी का राइट साइड होगा पॉजिटिव हर किसी के लिए, और सबके लिए लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव। देन अगर मैं अब उसको बोलूं कि यार नंबर लाइन के राइट की तरफ मूव कर रहा है पर्सन 3 और नंबर लाइन के राइट की तरफ पर्सन मूव कर रहा है 4, तो क्योंकि मैं सामने जा रहा हूं तो मैं ले रहा हूं 3, तो मैं पीछे आऊंगा जस्ट अपोजिट आ रहा हूं, और अपोजिट के लिए हम लोग ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव, तो मैं यूज करूंगा -4। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही रीजन है बताने का, कि आपको ये थिंक करना है कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है डिस्प्लेसमेंट का और आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको ये देखना है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव तो है। बस आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। तो एक बार ये जो डायग्राम में दिया है इसको हम लोग जल्दी से सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन को देख लेते हैं। ओके, और क्योंकि ये नंबर लाइन में है तो प्लीज ये नहीं सोचिएगा कि नंबर लाइन पे है सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ 1 2 3 ये वैल्यू लेनी है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये 1 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, 3 किलोमीटर हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि किलोमीटर ले रहे हैं, तो जब किलोमीटर मीटर नहीं लगाते हैं तो यूनिट लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट साइक्लिस्ट के लिए आप मुझे बताइए, फर्स्ट साइक्लिस्ट के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3। सेकेंड दिस इज साइक्लिस्ट नंबर फर्स्ट, दिस इज साइक्लिस्ट नंबर सेकेंड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2। क्या मैंने यहाँ पे दोनों में प्लस यूज किया? नहीं यूज किया। अगर मैंने प्लस यूज नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस हो सकते हैं। इसका मतलब ये समझना है कि यार मैं तो बात डिस्टेंस की कर रहा हूँ ना, तो डिस्टेंस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये प्लस और ये माइनस, प्लस और +3 और +2 है। तो क्या अगर मैं इस साइक्लिस्ट नंबर 3 और साइक्लिस्ट नंबर 4 की बात करूं, इनके डिस्टेंस की बात करूं, तो यहां से यहां तक अगर मैं यूनिट लूं, यहाँ से मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझेंगे। यहाँ से तक मान लेते हैं ये मूव कर रहा है 1 यूनिट। ओके, तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं माइनस नहीं लिखूंगा। इट मीन्स अभी भी इस साइक्लिस्ट नंबर 3 के लिए जो डिस्टेंस होगा वो 1 होगा और साइक्लिस्ट 4 के लिए जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा। अब ऐसा कैसे हो गया? अभी तो हम राइट साइड जो ले रहे थे तब तो प्लस ले रहे थे, +3 एंड +2। तो अब जब लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं तो प्लस तो 1 और 4 क्यों ले रहे हैं? -1 और -4 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगेन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं लेना है। इसका मतलब होगा कि मैंने पहले भी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर नहीं लिया था डिस्टेंस के लिए, मैंने सिर्फ पिक किया था क्या? वैल्यू 3 एंड 2। तो अभी भी मैं सिर्फ ये देखूंगा कि वैल्यू कितनी है, भले वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हो, बट मुझे सिर्फ क्या पिक करना है? मैग्नीट्यूड या वैल्यू फॉर एक्सप्लेनिंग डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अगर ये 0 मेरा ओरिजिन है तो यहाँ से राइट साइड की तरफ साइक्लिस्ट 1 जा रहा है, तो अब मुझे मेंशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट +3, डिस्प्लेसमेंट +2, डिस्प्लेसमेंट साइक्लिस्ट 3 के लिए मेंशन करना पड़ेगा -1 यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट 4 के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हैं, ये टोटल वैल्यू एक्चुअली 5 आएगी, यहाँ से यहाँ तक आप ले लेंगे तो 5 या 6 आएगा, जो भी है आप वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, ये 6 है। तो टोटल इसका कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट -6 यूनिट। ओके, आप डायग्राम में जो बना हुआ है वो वैल्यू नहीं, आप यहाँ से क्या काउंट कर लेना नंबर लाइन से। डायग्राम में जो वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग है, आप ये जो समझाना चाह रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो पहला तो डेफिनेशन है डिस्टेंस का, इट सेज इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा एक ऑब्जेक्ट, जितना भी लेंथ कवर करेगा एक ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे वो जा रहा है, उसका लेंथ ही कहलाएगा उसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनिशियल और फाइनल वर्ड आपको मेंशन करना जरूरी है। तो इनिशियल एंड फाइनल, इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, ये क्लियर हो चुका है। इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, वही मैंने नंबर लाइन से समझाया कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट है डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। ये है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, और बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी। अगर मेरे पास ये
पाथ पॉसिबल है ए और बी के बीच में, तो ये शॉर्टेस्ट ले लिया मैंने। और जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और अगर शॉर्टेस्ट ले रहा हूँ तो फिर डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये आपका एक पाथ प्रेजेंट है जिसके लिए डायरेक्शन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने रैंडमली पिक कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। अब सपोज ऐसा होता कि ये पाथ है ही नहीं, स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि ये पाथ नहीं है, मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तब क्या होगा कि ए और बी के बीच जो सिर्फ एक पाथ पॉसिबल है वो स्ट्रेट है। तो जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता वो ए और बी के ए टू बी सीधे सीधे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बी तक पहुंचा सडनली उसको पता चला यार ये तो शॉर्टेस्ट भी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जितना उसने ट्रेवल किया उसको ये नहीं पता था कि मैं शॉर्टेस्ट ट्रेवल कर रहा हूँ, और अगर शॉर्टेस्ट ट्रेवल कर रहा हूँ वो ये नहीं सोच रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअली में क्या कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो ए टू बी पहुंचा उसको ये पता चला कि इसके अलावा और कोई रास्ता पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर अगर एक से ज्यादा पॉसिबल हो तब आप बोलोगे ना कि एक शॉर्टेस्ट है और बाकी उससे ज्यादा लंबे रास्ते हैं, बट अगर एक ही रास्ता पॉसिबल है तो वही शॉर्टेस्ट भी होगा और वही टोटल लेंथ ऑफ पाथ भी होगा, उसके अलावा कोई रास्ता पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो एक बात होगी। इसका मतलब यही क्लियर है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो इसके अलावा और कोई रास्ता पॉसिबल है नहीं, तो अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेजर करूंगा तो भी ए टू बी कम से कम कितना आएगा? कम से कम उतना ही आएगा जितना शॉर्टेस्ट होगा, उससे कम नहीं आ सकता। और ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? जो भी, जैसे अब ये ऊपर वाला पाथ जो मैंने लिया था, अगर ये ऊपर वाले पाथ को मैं फॉलो करता जाऊं, इसका मतलब है कि अब ये मेरे लिए ऊपर वाला डिस्टेंस बन जाएगा। तो अब डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया, ए टू बी से ज्यादा हो रहा है डिस्टेंस। और कम से कम अगर होता तो फिर भी कितना हो सकता था? ये सीधा वाला रास्ता हो सकता था डिस्टेंस, राइट? तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस का, इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो इसी एग्जांपल को आप फिर से देख सकते हो, ए टू बी ये है 5 मीटर शॉर्टेस्ट, और ए टू बी ये ले लेते हैं 10 मीटर। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट जो है वो एक ही हो सकता है, मतलब 5 मीटर ए टू बी के बीच एक रास्ता पॉसिबल है, दूसरा आप बनाओगे 5 मीटर तो आपको यही बनाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम है, 10 मीटर मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है, और या तो अगर ये ऊपर वाला रास्ता पॉसिबल नहीं होता 10 मीटर वाला, तो ये जो ए टू बी है यही मेरा क्या बन जाता? यही बन जाता डिस्टेंस भी, और यही बन जाता डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर पाथ एक ही पॉसिबल है तो वही उसी पाथ को फॉलो करोगे तो उस पाथ का लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या? डिस्टेंस। अगर कोई पाथ पॉसिबल है दूसरा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? शॉर्टेस्ट को छोड़ के, तो फिर वो आपका डिस्टेंस अलग दूसरा बन जाएगा। तो अगर ये आपका जो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस आपको क्या बता रहे हैं? जब आपके पास एक से ज्यादा पाथ पॉसिबल है तो जो भी आप पाथ फॉलो करोगे उसका लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा, ये लेस देन, राइट? लेस देन होगा किससे? डिस्टेंस से। या फिर ये जो सेकंड केस है आपका, इसमें यही पाथ भी था, मतलब यही डिस्टेंस भी होगा और यही शॉर्टेस्ट भी था। इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, बट उससे बराबर हो सकता है, बट या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो लेस देन होगा डिस्टेंस के, या तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस के। देन
अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। काफी सिंपल है ये। टाइप्स ऑफ मोशन। सो देखिए, टाइप्स मोशन के टाइप्स अलग अलग कैटेगरीज में आप टाइप्स को डिवाइड कर सकते हो। एक सिंपल सा पहले टाइप देख लेते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in uniform motion if it covers exactly the same distances in equal intervals of time, even if time intervals are very small। बहुत सिंपल सी बात है। अगर सबसे पहले तो मुझे ओरिजिन सेलेक्ट करना पड़ेगा O। अब ऑब्जेक्ट जो है वो O से गया A, देन ऑब्जेक्ट गया A से B, देन ऑब्जेक्ट गया B से C। O से A जाने के लिए जो मैंने टाइम फिक्स करके रखा है वो रखा है 5 सेकेंड, बी से सी ए से बी के लिए 5 सेकेंड और बी से सी के लिए रखा है 5 सेकेंड। अगर ऐसा हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा है तो 5 सेकेंड में वो ओ से ए जाने अगर जाए तो कवर करे 10 मीटर, ए से बी जाए तो भी कवर करे 10 मीटर उतने ही टाइम में, और बी से सी भी जाए तो भी कवर करे 10 मीटर। मतलब बराबर बराबर इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल मतलब गैप। ओ से ए के बीच का टाइम गैप है 5 सेकेंड, उसमें कवर करता है 10 मीटर डिस्टेंस। ए से बी जाने में टाइम गैप है 5, अगेन सेम इंटरवल है और सेम डिस्टेंस है। फिर बी से सी सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, सेम डिस्टेंस है। अगर ऐसा होता है तब इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट द सेम। स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट? सभी का ड्रेस सेम होता है। सो यूनिफॉर्म मतलब सेम, थ्रू आउट सेम। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी का ये छोटा सा एक टेबल दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट निकलता है 9:30 को, और 9:30 को जब मूव करना शुरू करता है तो वो 9:30 में अभी उसने 10 मीटर पहले से वो मूव करके रखा है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 10 मीटर के बाद से, 10 मीटर को काउंट नहीं करूंगा, 10 मीटर के बाद से स्टार्ट करूंगा। तो 10 मीटर से आगे बढ़ता है, जब वो 9:45 पे आता है तो 20 मीटर कवर कर लिया, ये देखिए 15 मिनट में, राइट? नेक्स्ट 15 मिनट में फिर वो कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब 20 से 30 मतलब कितना, यहाँ से तक 10 मीटर कवर किया, यहाँ से तक 10 कवर किया, फिर यहाँ से तक भी कितना कवर कर रहा है 10, यहाँ से तक भी कवर कर रहा है 10। और ये गैप कितने कितने का, ये सारे गैप 15 मिनट के हैं। ये 15 मिनट्स के 15 मिनट्स के गैप्स हैं सारे। तो बराबर बराबर टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपका टेबल शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। जबकि आप यहाँ देखोगे तो टाइम इंटरवल तो सेम है, 15 मिनट 15 मिनट, बट जो बी ऑब्जेक्ट है वो पहले कवर करता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 मीटर, यहाँ से तक जाने में कवर करता है 6 मीटर, ये आपका कवर कर रहा है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है 2 मीटर। ये आप माइनस करके देखोगे तो क्लियर हो रहा है, 41 माइनस 37, ये आपका कर रहा है 4 मीटर। तो टाइम इंटरवल सेम है 15-15, लेकिन पहले 15 मिनट में वो 7 मीटर कवर कर रहा है, फिर 6 कर रहा है, फिर 12 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है। तो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब मोशन तब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time। unequal distances in equal intervals of time, या फिर equal distance हो जाए unequal intervals of time। दोनों केस में अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन आएगा मोशन का वो नॉन यूनिफॉर्म ही आता है। नेक्स्ट है क्वांटिटीज यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन। यहाँ से आपका जो एक जो बेस है फिजिक्स का, थ्रू आउट जब तक आप पढ़ाई करें ये डेवलप होना शुरू होगा, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना इजीली आप इसको लेंगे, हैंडल करेंगे, जितना समझने का कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। तो आज समझना है हमको स्पीड और वेलोसिटी। तो आज की क्लास में स्पीड तक ट्राई करते हैं समझने का। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। देखो वर्ड यहाँ पे मार्क कर रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि यहीं से फिर बाकी चीजें डिसाइड होंगी जो स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे।
स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना। फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो s इज इक्वल्स टू d अपॉन t। नाउ यहाँ पे जो डेफिनेशन में स्टेटमेंट में लिखा है ना वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप ये जो टाइम है इसको, यूनिट मतलब होता है वन, राइट। टाइम को अगर आप ले लो वन सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जो आप यूनिट उस टाइम पे सेलेक्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर को 1 करते हो तो टी अपॉन 1 क्या हो जाएगा, डी अपॉन 1 हो जाएगा डी। कभी भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू अनचेंज होती है। ये आपका डेफिनेशन है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस। स्पीड एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन कब, जब टाइम क्या होना चाहिए, यूनिट, यानी कि 1 होना चाहिए। तो यहां से ये हो गया, और ये एक्चुअली में रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आना चाहिए, ये रॉन्ग है, राइट, इसको नहीं करना। ऊपर भी जो फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वहां तक ठीक है, ये गलती से कुछ और लिख दिया इसने। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखिए, जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जब भी कोई क्वांटिटी आएगी, नई नई क्वांटिटीज, हर बार ऐसा यूनिट याद करते जाना है, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है ऐसा यूनिट से। ये होगा मीटर पर सेकेंड। कैसे मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो जो फॉर्मूला है स्पीड का, वहां पे न्यूमरेटर में है डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे यूनिट में भी जो यूनिट भी जो आएगा स्पीड का, उसके न्यूमरेटर में मीटर होगा, और नीचे डिवाइड बाय टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, इसको लिखने का तरीका ये ऐसा भी है, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अगेन स्केलर मीन्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वैल्यू बताएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि यार एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, देन देयर इज नो नीड कि मैं उसको बताऊं कि 50 मीटर पर सेकेंड कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम एक्स टू वाई, ये बताने की जरूरत नहीं है। और स्केलर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आप डेफिनेशन में देखो, जो मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का वर्क करने की बात हो रही है। डिस्टेंस अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसीलिए फिर हम यहाँ पे स्पीड की जो, स्पीड का जो यूनिट, स्पीड को फिर क्या कह रहे हैं, स्केलर कह रहे हैं, क्योंकि स्पीड एक्चुअली में है क्या, डिस्टेंस ही है, लेकिन 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर। ये एक स्टार लगाने वाला पॉइंट है कि अगर जब आप क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम लोग अभी ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा यूनिट में ना हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। तो अगर स्पीड ऑब्जेक्ट का किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जैसे सपोज मुझे दे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, तो मैं भी आपको कहूंगा कि नहीं, यूनिट आपको चेक करना है और किलोमीटर पर आवर में सॉल्व नहीं करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकेंड में, ऐसा मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर देना है 5/18 से, उस वैल्यू को, जो वैल्यू आपको गिवन थी। 18 और 18 कैंसिल हो रहा है, आंसर जो आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड से क्वेश्चन, देखिए ये जो दो हैं इनसे तो नहीं बनते, बट ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दो और टाइप अभी आगे पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन हर साल, एवरी ईयर, कभी ना कभी कभी कोई एक आ जाएगा, कभी कोई एक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी ये दो अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना है तो पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, ये वैसे ही है जैसे यूनिफॉर्म मोशन था। देखिए मैंने हेडिंग में लिखा कि मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी। अभी पढ़ रहे हैं स्पीड,
तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम था, राइट, इक्वल डिस्टेंस। और मोशन को समझने के लिए स्पीड पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी यही आएगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड क्योंकि स्पीड मोशन को बताता है, तो यहाँ भी आएगा if a moving object covers equal distances in equal intervals of time, भले ही वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा ना हो, क्यों ना हो, जैसे 0.5 सेकंड के लिए भी अगर आप देख रहे हो, 0.5 सेकंड्स के लिए भी, तो भी अगर इतने छोटे कम टाइम में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अब बढ़ा जाएगा स्पीड। पहले क्या था डेफिनेशन मोशन, कि मोशन क्या था, यूनिफॉर्म था। अब क्योंकि मोशन को समझने के लिए स्पीड पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डेफिनेशन में यहाँ पे आ जाएगा स्पीड। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मींस व्हिच डज नॉट चेंज, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड में इफ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। जो पहले यूनिफॉर्म मोशन था और अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, और अभी जो हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाले में, वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था, वहां पे स्पीड कैलकुलेट नहीं किए थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे थे, मोशन के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मान लो इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम अपना एग्जांपल लेते हैं 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर हुआ, फिर ये 5 मीटर हो रहा है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हो रहा है 5 मीटर, ठीक है। और ये जो टाइम लग रहा है, ये लग रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रही है गाड़ी, 1 सेकेंड, और ये हो गया 1 सेकेंड। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लग रहा है, टोटल 3 सेकेंड्स लग रहे हैं पार्ट पार्ट पे 1 सेकेंड। अगर मुझे कोई यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कैलकुलेट करने को कहे, तो अभी मैंने पढ़ा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस फर्स्ट पोजीशन से इस पोजीशन सेकंड पोजीशन तक का स्पीड की डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली जब आप यहां से स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन यहां तक के लिए, तो भी स्पीड कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सेम कैलकुलेशन जब आप यहां से यहां तक करोगे, तो भी कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट दिस, इस पॉइंट पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस पॉइंट पे मैं देखना चाह रहा हूँ, राइट, ऐसा नहीं है कि बीच का नहीं देख सकते, बट मेरे लिए जो मैं जो देखना चाह रहा हूँ, वो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। तो इन तीनों पॉइंट पे जो स्पीड की वैल्यू है 5 5 5, और अगर वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है, उसी को कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म। मतलब तीनों पॉइंट पे स्पीड यूनिफॉर्म था, और ये तभी हुआ जब बराबर डिस्टेंस कवर हो रहा था बराबर टाइम में, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन जब आप उससे कैलकुलेट कर रहे हो स्पीड फॉर्मूला लगा के, तो स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है, मतलब यूनिफॉर्म आ रही है। और अगर आप यही वैल्यू को चेंज कर दो, 5 को आप कर देते 3, इसको कर देते हैं आप 5, इसको रख देते हैं 6, है ना, ये चेंज कर देते हैं वैल्यू। एक बार यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे करते हैं 5 पहले से, और यहाँ पे कर देते हैं 6। आप 1 से डिवाइड करोगे तो स्पीड यहाँ पे 3 आएगी फर्स्ट पॉइंट पे, इस जगह पे। यहाँ पे आएगी कितनी 3, यहाँ पे आएगी कितनी 5, यहाँ पे आएगी कितनी 6। तो स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज होगी तो वो स्पीड कहलाएगी वेरिएबल चेंज। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यही हुआ ना कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ए से बी गया यहां तक, और कभी वो 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। अलग अलग टाइम बराबर रखा है हम लोगों ने 1-1 सेकेंड का, वो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहली फर्स्ट थिंग तो ये समझना है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट हम करते हैं जब ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के लिए एवरेज नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए जो एवरेज होगा वो उतना ही आएगा जितना यूनिफॉर्म
स्पीड है। तो एवरेज स्पीड, जैसे अभी इसके पहले का एक एग्जांपल आप ले रहे थे ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसको ही आप सिर्फ इमेजिन करके देखो एक बार। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है या ए है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्पीड कितना कैलकुलेट किया था, 5 मीटर पर सेकेंड। ये है पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर भी कितना स्पीड निकाला था हम लोगों ने, 5 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में। और ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर भी स्पीड कितनी कैलकुलेट की हम लोगों ने, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे अगर एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूँ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने मेरे पास ऑब्जर्वेशन हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 5, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा है 5, तीसरा है 5, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लिए मैंने, 3। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है 15 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो एवरेज स्पीड किसके केस में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, क्योंकि ये जो मैंने कैलकुलेट किया था ये पूरा किसके लिए कैलकुलेट किया, यूनिफॉर्म के लिए ना। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज स्पीड भी वही आएगा जो एक्चुअल स्पीड था। और ये आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब 1 मार्क के क्वेश्चन भी आने लगे हैं कि क्या एवरेज स्पीड डिफरेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन के केस में, तो नहीं, वही होगा जो एक्चुअल स्पीड है। देन एवरेज स्पीड मैंने भी बताया कि हम पे एक्चुअली में कैलकुलेट एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट किसके लिए आया है, ये आया है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के केस में हर बार स्पीड चेंज होगा कंटिन्यू। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए टू बी गया है और पहले उसकी स्पीड मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड थी, वो उस स्लाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जैक्टली, वहाँ की जो भी कैलकुलेट हम लोग किया था, जो भी स्पीड, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे कैलकुलेट किया था कितना, फर्स्ट पे किया था 3, फिर किया था 5, फिर किया था 6, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3। तो 5 + 3 8 and 6 14 डिवाइडेड बाई 3, ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा समथिंग 4.33 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो टोटल एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, या तो आपके पास जो अलग अलग स्पीड है वो पहले निकालो आप, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड कर दो, या सिंपल सा तरीका ये है, देखो ये 3 और 5 ये 6 क्या हम लोगों ने हर पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट करके रखा था, है ना। जितना भी कवर हो रहा है टोटल, ये डिस्टेंस जितना भी कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस, और कितने टाइम में कवर हो रहा है, जैसे टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कवर होता 50 मीटर, और टोटल आपका टाइम लगता है 10 सेकेंड, तो ये हो जाता है आपका 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 मीटर, एक्चुअली ये वैल्यू सेम आ गई है, 60 ले लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 10, तो आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। यहाँ तक मेरा पॉइंट आई थिंक क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, और आपकी जितनी हेल्प हो पाए मैं वो ज़रूर करूँगा वीडियोज़ के थ्रू।